हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वही जूलॉजी टारगेट बैच का। ठीक है, तो जूलॉजी अभी मेरा सिलेबस चल रहा है, तो मैं एक शब्द से आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि जिस ज़िंदगी में साथियों, जिस ज़िंदगी में उत्साह, लक्ष्य और नियम नहीं है ना, उसे जीवन जीना नहीं काटना कहा जाता है। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, अभी तक हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है सेल चैप्टर का चल रहा है, तो उस वीडियो में हम लोग सारे वीडियोज, अभी तक चौथा वीडियो ये होने वाला है, तो चारों वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जिसका हिंदी क्या होता है, कोशिका विभाजन। चलिए आज की इस वीडियो को हम देख ही लेते हैं बहुत ही धमाकेदार तरीके से। तो दोस्तों बात करते हैं सेल डिवीज़न किसे कहेंगे। तो दोस्तों एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न कहा जाता है। साथियों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो मेरी आवाज़ है उसे आप केयरफुली सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं फेस वीडियो के साथ नहीं हूँ कि आपको मेरा एक्शन दिखेगा। चलिए उसके साथ ही हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होता है कोशिका विभाजन में कि अगर कोशिका विभाजन के यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे है कि जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, तथा विभाजन के बाद जो नया कोशिका बनता है उसे मतलब वैसे कोशिकाओं को डॉटर सेल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि जो भी हम लोग सेल को सेल डिवीज़न कराते हैं उसे मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मदर सेल। और जो सेल बन जाता है उस सेल को हम लोग कहते हैं डॉटर सेल। क्या कहते हैं, डॉटर सेल। चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद जस्ट हम लोग हैं कि जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। कंप्लीट कौन करता है, सेंट्रोसोम। जस्ट पिछले वीडियो से ही हम ज़्यादा बोलते आ रहे हैं कि सेंट्रोसोम करता है। वैसे ही बात करते हैं पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। पादपों में कोशिका विभाजन कौन करता है, तो सेल प्लेट करता है। कौन करता है, तो सेल प्लेट करता है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। उसके साथ बात करते हैं कोशिका विभाजन तो हमारा 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला जो कोशिका विभाजन है वो है असूत्री विभाजन, जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एमाइटोसिस। उसका हिंदी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ये दोस्तों होता है आपका प्रोकैरियोटिक में। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। ध्यान से समझिएगा एक एक मेरी बात को कि यहाँ पे हमने बात किया कोशिका विभाजन की, तो कोशिका विभाजन क्या है, व्हाट इज सेल डिवीजन। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का बन जाना उसको सेल डिवीजन कहते हैं। जिस कोशिका में कोशिका विभाजन होती है उसे मदर सेल कहते हैं, जो न्यू कोशिका बनती है उसे डॉटर सेल कहते हैं यहाँ पे। उसके बाद जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है, जबकि पादप कोशिकाओं में सेल डिवीजन सेल प्लेट द्वारा होता है। कोशिका विभाजन 3 तरीके से होता है। पहला मतलब 3 प्रकार होता है कोशिका विभाजन का। सबसे पहले एमाइटोसिस, जिसका हिंदी होता है अर्धसूत्री, मतलब असूत्री अर्धसूत्री अलग है, असूत्री विभाजन का इंग्लिश होता है एमाइटोसिस। ये दोस्तों होता है आपका प्रोकैरियोटिक में। कंफर्म डबल रिवीजन हो चुका है। उसके साथ साथियों मेरा सेकंड स्टेप है समसूत्री विभाजन। समसूत्री जिसका इंग्लिश होता है साथियों माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। ये दोस्तों है कि शरीर के अंग या कायिक कोशिका के पुनर्निर्माण में छिपकली तथा चूहा का पूंछ गेंडा। इसका मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, हमको मालूम है, तो यहाँ पे समझिए। सबसे पहले समसूत्री विभाजन में अगर मान लीजिए किसी चूहे की पूंछ इतनी लंबी है इस टाइप से, उसको यहाँ से हम लोगों ने काट दिया, दिखिएगा उसका कि कुछ दिनों बाद नींव पूंछ उतना ही बड़ा आ जाता है। मतलब असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक में होता है। समसूत्री विभाजन में मान लीजिए कि हमारा पूंछ, मान लीजिए कोई भी चूहा है, तो चूहा गिरगिट हो गया ये सब, तो उनका क्या है, पूंछ को हम काट देते हैं, इतना पर से काट देते हैं। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे कि 50 कोशिका यहाँ पे हमारा नष्ट हो जाता है,
है ना, काटने के बाद 50 कोशिका नष्ट हो जाता है तो वो 50 फिर से बनेगा। समसूत्री, सम माने बराबर, सूत्री माने उतना ही सूत्र फिर से तैयार हो जाएगा समसूत्री में, ठीक है। मतलब जितना नष्ट होगा उतना पुनर्निर्माण भी हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि शरीर के अंग के पुनर्निर्माण में इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे छिपकली का पूंछ हो गया, गिरगिट हो गया, ये सारा कुछ हो गया, चूहा का पूंछ हो गया, गेंडा की चमड़ी पे मार दीजिएगा, उसको कट जाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद उन लोगों में फिर से उतना ही सेल का निर्माण होता है। जैसे हमारा शरीर में बात करते हैं, हमें मान लीजिए कहीं पर घाव हो जाता है या कट जाता है या पूरी तरीके से ये हो जाता है, चाहे ऑपरेशन भी करते हैं तो पूरा काटा जाता है, तो क्या होता है कुछ समय बाद जितना कोशिका हमारा नष्ट होता है उतना ही कोशिका वहाँ पे भर जाता है। इसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन की, है ना, अर्धसूत्री विभाजन जिसका इंग्लिश होता है मियोसिस, जो कि संतान को बनाए रखने के लिए, वंश बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हम बात करेंगे जनन कोशिकाओं की, है ना, जनन कोशिकाओं की। साथियों एक बात आप ध्यान रहे कि जो न्यूरॉन होता है, ब्रेन, अगर मान लीजिए ब्रेन में कौन सा विभाजन होता है, बात करें ब्रेन जो मानव का जो ब्रेन होता है उसमें कौन सा विभाजन होता है, माइटोसिस या मियोसिस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कोई भी यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, आपका ये कंप्लीट हो चुका है ना, कि जो ब्रेन होता है, इसीलिए हमें बोला जाता है कि क्या पहनो, हेलमेट पहनो यार, कट जाएगा माइंड, काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो बता दे रहे हैं हेलमेट पहनने का रीज़न, कि मैं बार बार बताया हूँ, एक बार पिछले वीडियो में बताया हूँ कि हेलमेट जो ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन सेल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, न्यूरॉन सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका। आपको बता दूं कि तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका ब्रेन में खरोच आ गया, मान लीजिए आपका ब्रेन किसी प्रकार से कट जाता है, तो वहाँ पे ऐसे भी अगर ब्रेन कट जाता है तो काफ़ी टाइम तक आपको ये ब्लीडिंग होता रहता है, ठीक है। वे मतलब उतना जल्दी रुकता नहीं है, उतना जल्दी उसमें सेंट्रोसोम काम नहीं करता, क्योंकि होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। चलो, तो इसीलिए आपको ब्रेन को बचा कर रखना है। अगली बारी आती है हमारी सिंड्रोम की। तो सिंड्रोम, आपका सिंड्रोम इंग्लिश, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहा जाता है। क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता, यानी कि क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी है, क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी है, वही गड़बड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, सिंड्रोम। क्रोमोसोम में होने वाली गड़बड़ी क्या बोलेंगे, सिंड्रोम। कन्फर्म। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर आते हैं। अब बताइए, कुछ न कुछ गड़बड़ होगा तो कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ होता है, और किसमें होता है, क्रोमोसोम में, यानी कि गुणसूत्र में। चलिए बात कर लेते हैं। पहला गड़बड़ी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। कितना हो जाती है, 45 हो जाती है। हम लोग मानवों में बात कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं, ह्यूमन, तो मानवों में बात कर रहे हैं। तो टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 45। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है। क्या होता है, अविकसित होता है, मतलब कि शरीर पूरी तरीके से विकसित नहीं रहेगा, ढचकल पचकल रहेगा, इधर उधर पतली उतली दिखेगी। उनमें बांझपन दिखा जाता है ना, क्रोमोसोम के कारण बांझपन दिखा जाता है। चलिए अगली टॉपिक है यहाँ पे क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या दोस्तों 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। चलो अगली बात, ये तो समझ रहे हैं आप लोग, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम कुछ भास्ट नहीं है, ठीक है, 47 हो जाएगा। बाकी याद रखिएगा ट्रिक, जो टर्नर सिंड्रोम है इसी में केवल 45 होता है, बाकी सब में देखिए 47 सब में होता है, ठीक है। तो ये तो याद रखना ट्रिक है एकदम। लेकिन ये क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, ये पुरुषों में होता है और इसमें नपुंसक हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगली बात, डाउन्स सिंड्रोम, इसमें होता है क्रोमोसोम की संख्या तो 47 ही रहेगी, मतलब हो जाएगी, 46 होने चाहिए लेकिन 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेडोल।
इधर से मारिएगा उधर डोल के चला जाएगा, इस तरीके से बेडोल। कमज़ोर, जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है। क्या हो जाएगा? जीभ भी मोटा हो जाएगा और होठ भी मोटा हो जाएगा, मुंह बड़ा सा दिखेगा, शरीर पतला सा दिखेगा। मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। मनुष्य कैसा हो जाता है दोस्तों? मंद बुद्धि, बुद्धि रहेगा लेकिन धीरे धीरे काम करेगा, कछुए जैसा। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। जिनका मंद बुद्धि होता है उनको क्या कहते हैं? मंगोलाइड कहते हैं। चलो अगला है पटाउ सिंड्रोम। क्या है? पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम में भी क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में पाया जाता है। किन में पाया जाएगा? मेल तथा फीमेल दोनों में पाया जाता है। इसमें भी व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाता है, लेकिन इसमें जीभ मोटा नहीं, ऊपर के होठ भी कट जाता है, ऊपर का होठ कट जाता है। चलो अब जो वायरस होते हैं दोस्तों, वायरस इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। वायरस इस सिद्धांत का, ऐसे कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। यानी कि वायरसों में सेल डिवीज़न, क्रोमोसोम ये जो है इस प्रकार से, मतलब कि क्या बोल रहे हैं हम लोग कि सेंट्रोसोम द्वारा नहीं होता है। मतलब उनमें ऐसा वो तो होता है, उनमें सेंट्रोसोम काफ़ी ज़्यादा होता है, वायरस होता है उनमें ज़्यादा होता है। क्योंकि मान लीजिए जैसे कोरोना की बात करें, इतना जल्दी सेल डिवीज़न करता है कि किसी एक में गया फटाफट पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो चलिए ये जो है हम बता रहे थे क्या, सिंड्रोम का पालन, सिंड्रोम सिद्धांत जो है ऐसा इनमें नहीं पाया जाता है, वायरसों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, वायरसों में ऐसा नहीं पाया जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऊतक के बारे में। ऊतक जो कि सेकंड टॉपिक था हमारे इस वीडियो का। ठीक है, तो चलो ऊतक के बारे में कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या बोलेंगे? समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलेंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। किस में हुआ था? जेलीफिश हाइड्रा में हुआ था, सिलेंट्रेटा संघ में आता है वो। ठीक है, चलो बात करते हैं। ऊतक 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहली की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरी की। तो साथियों दूसरा है तंत्रिका ऊतक, जिसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। बात करते हैं पेशीय ऊतक। तो दोस्तों पेशीय ऊतक को मसल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल टिश्यू कहते हैं पेशीय ऊतक को। 4 प्रकार का ऊतक मिल गया। एक चौथा है जिसको उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। तो चारों का जान गए आप कि ऊतक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का। पहला हो गया संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू, दूसरा तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू, तीसरा पेशीय ऊतक मसल टिश्यू और चौथा उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू। चलो दोस्तों अब बात करते हैं एक की पहले संयोजी ऊतक की। तो संयोजी ऊतक में साथियों समझिएगा काफ़ी केयरफुली कि संयोजी ऊतक जिसको कनेक्टिंग टिश्यू हम बोल रहे हैं, यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। कनेक्ट करो, जोड़ दो, यहाँ जोड़ो, इससे साथ यहाँ जोड़ो, तो यहाँ पे कनेक्टिंग टिश्यू इस टाइप से बोल सकते हैं। चलो और हम अगर बात करते हैं इसमें, तो कनेक्टिंग टिश्यू आपको कहाँ पे होगा? जैसे आप सुने होंगे रक्त क्या है, व्हाट इज ब्लड, तो बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी ऊतक होता है रक्त, है ना। तो अस्थि, रक्त, लसिका एटसेट्रा ये सारे कुछ संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। चलो बात करते हैं आगे नोट में। संयोजी ऊतक में एक नोट है कि जो अस्थियां होती है वो ऊतक की ही बनी रहती है, संयोजी ऊतक की ही, लेकिन ये तरल संवहन ऊतक की बनी होती है अस्थियां। ठीक है, क्या बनी रहती है? तरल संवहन ऊतक की। अब बात करते हैं इसी में एडिपोज है, एडिपोज ऊतक की बात कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत आता है, संयोजी के ही अंतर्गत। यह क्या करता है? वसा संग्रह करता है और ऊतकों के बीच स्थान को भरता है। क्या करता है? ऊतकों के बीच स्थान को भरता है। देखिएगा एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जिनमें वसा ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं? ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, गोरे हो जाते हैं। सुंदर की बात नहीं, गोरे हो जाते हैं। क्या होते हैं? गोरे दिखने लगते हैं। ठीक है,
तो ऐसा किन में होता है? सबसे ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि गोरे कौन लोग दिखते हैं, मानव या पुरुष या फिर लड़कियां। तो आप बोलोगे सर जी लड़कियां। ओके चलो अच्छी बात है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो वसा संग्रह होता है एडिपोज ऊतक होता है वो किन में ज़्यादा पाया जाएगा? लड़कियों में। यहाँ पाया जाएगा लड़कियों में, इसीलिए वो ज़्यादा गोरी दिखती हैं। मतलब हम लोग में भी होता है, लड़कों में भी होता है, बट उतना ज़्यादा लड़कियों की अपेक्षा हमें कम होता है। चलो और देखिएगा वसा का और भी काम है। अगर वसा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको यह है कि वसा में है कि वसा अगर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपको ठंडी कम लगेगा। तो बात करते हैं लड़कियों में। तो लड़कियों में क्या है? वसा तो ज़्यादा है तो इन लोगों का ठंडी भी कम लगती है। ऐसा क्यों ठंडी कम लगता है? क्योंकि वसा उन लोगों में क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? वसा उन लोगों में ज़्यादा होता है, ठंडी कम लगती है। देखिएगा कभी शादी ब्याह में कि जो हम लोग होते हैं लड़के लोग कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, मुफला टोपी पूरा दुनिया भर के कपड़ा लता पहन ले रहते हैं, लेकिन लड़की लोग नहीं, जो ड्रेस है वही, एक जैकेट तक नहीं पहनती है। ऐसा होता है। तो मतलब ये मैं किसी को बेइज्जत करने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये वाकई में होता है, देखने में मिलेगा आपको, कभी भी आप देखिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो लड़का लड़की दोनों लोग देखते हैं। चलो तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया कि वसा का काम है गर्मी प्रदान करना, उन लोगों को गर्मी बने। देखिएगा जो वसा जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, मोटी औरतें होती हैं, मोटे व्यक्ति होते हैं, तो उन लोगों को ठंडी कम लगता है पतले लोगों की अपेक्षा। पतले लोगों में ठंडी आ जाएगा। पतले लोगों को अगर ठंडी लग रहा है तो लगेगा कि पूरा उसका काम ही तमाम हो जाएगा। पतले लोगों में लगेगा गया गया गया, ठंडी में पानी से भी नहाएगा तो लगा गया गया गया, सब चला गया, इसका हड्डी भी डोलने लगता है उसका। तो समझ में आ गया, एडिपोज ऊतक वसा का संग्रहण करती है। किसी को भी मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, आप सीरियस ना लेंगे। ऊतकों के बीच के स्थान को भरता है। क्या करता है? ऊतकों के बीच के स्थान को भरता है ये। चलो बात करते हैं थोड़ा सा बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण झुर्रियाँ आ जाती है। ये तो रियल बात है कि जो हम लोगों में जैसे होता है कि कोई कोई लड़कियों में भी या तो यंग हो या लड़का भी यंग हो तो उनमें झुर्रियाँ आने लगती है। ठीक है, उन लोगों को वसा यानी कि वसा की कमी हो जाती है। उन लोगों में वसा की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है। तो मैं बुढ़ापे में बात कर रहा हूँ, तो बुढ़ापे में अक्सर भी जो होता है, बुढ़ापे में ऐसे भी सारे कुछ की कमी होती है तो झुर्रियाँ आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि वसा का उन लोगों में कमी हो जाता है। और देखिएगा बुढ़ापे में वसा की कमी हो रहा है तो यहाँ पे ठंडी को भी हम लाइन में ले रहे हैं। बुढ़ापे लोगों को, बूढ़े लोगों को ठंडी भी लगती है सबसे ज़्यादा। बूढ़े लोगों को ठंडी, दुनिया भर के कपड़ा पहने हुए रहेगा, ऐसे पहने हुए रहेगा, ढकले रहेगा, मूड़ी थोड़ा सा दिखाता है, ऐसे दिखाता है, थोड़ा सा मूड़ी दिखाएगा। और क्या होता है, उन लोगों को लगता है कि कब टपक जाएगा ठंडी के दिन में, मतलब कोई गारंटी ही नहीं रहता है। चलो तो ये उन लोगों को भी मजाक नहीं उड़ाना है, रेस्पेक्ट देना है, बट हम आपको समझाने के लिए ये बातें बोल रहे हैं। चलो बात करते हैं सेकंड। फर्स्ट की बात कर लिए संयोजी ऊतक की, है ना, फर्स्ट की बात कर लिए संयोजी ऊतक की। अब दोस्तों बात करना है हम लोगों को तंत्रिका ऊतक के बारे में। तो तंत्रिका ऊतक जो कि अब एकदम सिंपल है, इसका मस्तिष्क बना होता है। तंत्रिका ऊतक किस में पाया जाएगा? नर्वस सेल, मस्तिष्क में, यानी कि ब्रेन में। तो नर्वस टिश्यू भी तो ब्रेन में पाया जाएगा। यह सूचनाओं को आदान प्रदान करती है, यानी कि आपको गर्म लग रहा है, आप अपने हाथों को छू रहे हैं तो क्या तुरंत तंत्रिका तंत्र वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा कि अरे गर्म लग रहा है, हाथ हटाओ जल्दी है, इस प्रकार से। तीसरा पेशीय ऊतक, ये मांसपेशियों की बनी होती है, यह शरीर की रक्षा करती है। जैसे जिम वीडियो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मांसपेशी, पेशी जो कि हाथ में पाया जाएगा, चेस्ट पर होता है, सारी जगह, मतलब पूरा शरीर ही मांसपेशी, मतलब ऐसा ऊतक मांसपेशी जो है कितनों मारिएगा तो ये हो जाएगा, मारिएगा तो पूरा चोट ऊपर ही रह जाएगा मांसपेशी पर, ठीक है। लेकिन हम लोग इतने पतले हैं, पेशी ऊतक की बात करें तो मार देगा तो तुरंत दिल पर चोट लगेगा, मांसपेशी पर चोट नहीं लगता है हम लोगों को। बात आती है चौथा उपकला ऊतक, जिसको एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। तो इससे त्वचा बना होता है। ये सिंपल है, ये सारे जगह पूरे शरीर पे पाया जाता है, क्योंकि जो हमारा त्वचा होता है ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है शरीर तथा आंतरिक अंगों की बाहरी परत होता है, ठीक है, हम लोग जान रहे हैं बाहरी परत चमड़ी, उसी को त्वचा कहते हैं। तो ये किससे बना होता है? उपकला ऊतक। आई होप दैट आपको इस वीडियो काफ़ी मनोरंजक लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर जरा भी आपको नॉलेज हुआ, इस वीडियो को क्या करना है दोस्तों, लाइक कर दो यार, शेयर भी कर दो। चलो एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। ज़िंदगी में उत्साह
लक्ष्य और नियम नहीं, उससे जीवन जीना नहीं काटना कहते हैं। मेरा मकसद है आप जीवन जियो नहीं यार, जीवन को काटो भी, जीवन जियो, काटो। जीवन अच्छे से जियोगे खुद ब खुद कट जाएगा, लेकिन अगर केवल काट रहे हो तो वो जीवन जीना नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट विथ बेस्ट विशेस। दोस्तों में शेयर कर देना यार, काफ़ी मुश्किल से हमने ये टाइपिंग करते हैं। आप लोगों को एक बात बतानी है कि मैं जैसे कि कल पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि मैम को अगले वीडियोज़ को मौका दिया जाएगा, बट मैं नहीं कर सकता हूँ कि वो पढ़ाएंगी या नहीं पढ़ाएंगी, क्योंकि मुझे इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल लगता है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अगर आप मुझे लाइक करते हैं तो ये तो अच्छी बात है, और मैं अपने दम पे चैनल बनाया हूँ, अपने दम पे आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।